दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। आज हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे पहले उसे देखे बच्चों। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है विश्वास की बहाली किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पारंपरिक धारणाएं में विश्वास की बहाली क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। इसमें लिखा हुआ इसके अंतर्गत देश एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है बच्चों, सैन्य जानकारी को साझा कर सकता है। साझा का मतलब शेयर कर सकता है। साझा का मतलब क्या बच्चों, एक देश दूसरे देशों के साथ क्या कर सकता है, अपने जो सैन्य जो जानकारी है उसको क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। इसे यहाँ लिखना चाह रहा है इसके अंतर्गत देश एक दूसरे के साथ सैन्य जानकारी को साझा कर सकता है। साझा का मतलब शेयर कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अपने हथियारों के बारे में तथा अपनी सैनिकों की संख्या के बारे में भी क्या कर सकता है, जानकारी को शेयर कर सकता है। बोलना चाह रहा अपने हथियार के बारे में तथा अपने सैनिक संख्या के बारे में क्या कर सकता है, जानकारी को शेयर कर सकता है। दूसरे देशों के साथ अगर विश्वास की बहाली करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो पहला आपको ध्यान रखना, पहला जो करना चाहिए बच्चों, एक दूसरे के साथ सैन्य जानकारी को, सैन्य मतलब जो सेना की जानकारी को क्या करे, साझा करे। दूसरा आपको ध्यान रखना है अपनी सैनिकों की संख्या तथा बोलना चाह रहा अपने सैनिकों की संख्या के बारे में भी जानकारी क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। कारणों की वजह से क्या होता है बच्चों, दो देशों के बीच क्या होता है, विश्वास की बहाली को जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का करें इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में दो आते हैं, एक का नाम है बच्चों मानव सुरक्षा, दूसरे का नाम है विश्व सुरक्षा। इन जो दो है बच्चों किसके अंतर्गत आते हैं, अपारंपरिक धारणा के अंदर। अपारंपरिक धारणा के अंदर दो चीज आते हैं। पहला आता है बच्चों आपको मानव सुरक्षा ध्यान रखना, दूसरा जो है वह क्या है, विश्व सुरक्षा है। ध्यान से बच्चों आंसर को समझना है। इसके अंतर्गत भूख हो गया बच्चों, महामारी या प्राकृतिक विपदा मानव की सुरक्षा के अंतर्गत आती है। बोलना चाह रहा बच्चों मानव की सुरक्षा के अंतर्गत क्या क्या आती है, भूख आती है, महामारी और प्राकृतिक जो विपदा है वो किसके अंदर आती है, मानव सुरक्षा के अंदर। जबकि जो आतंकवाद हो गया बच्चों, क्या हो गया, आतंकवाद हो गया, जलवायु संकट हो गया, वह क्या है, विश्व सुरक्षा के अंदर आता है। बोलना चाह रहा बच्चों जो भूख हो गया, महामारी हो गया, प्राकृतिक जो विपदा मानव की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। जबकि जो आतंकवाद हो गया, जलवायु संकट जिसको बोलते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, यह सब क्या है, विश्व की सुरक्षा के अंतर्गत आता है। और इसमें आगे लिखा हुआ सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी एक देश से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। बोलना चाह रहे बच्चों सुरक्षा के अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है जो किसी एक देश के नहीं, ध्यान से, जो किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है। जैसे कि बच्चों आपको एग्जांपल समझना, ग्लोबल वार्मिंग जिसके कारण से क्या होता है, दिन पर दिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। दूसरा आपको ध्यान रखना एग्जाम्पल में आतंकवाद, शरणार्थी की जो समस्या तथा बढ़ती जो जनसंख्या, दुनिया को इन सभी के कारण से क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए यहाँ लिखना चाह रहा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी एक देश के लिए खतरा नहीं होता जबकि पूरे दुनिया के लिए खतरनाक होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल याद करना बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आतंकवाद हो गया, शरणार्थी हो गया, ये ऐसी प्रॉब्लम है किसी एक देश के लिए नहीं है, सारे दुनिया के लिए क्या है, खतरनाक है। अब इसमें बच्चों बारी बारी से सभी एग्जाम्पल को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला इसमें पढ़े थे बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ दिया हुआ क्या, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों वैश्विक ताप वृद्धि। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को हिंदी में बोलते हैं बच्चों वैश्विक ताप वृद्धि। इसमें लिखा हुआ है वैश्विक ताप वृद्धि। आपको ग्लोबल वार्मिंग में ध्यान रखना जो टेम्परेचर क्या है, वायुमंडल का दिन पर दिन क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। तो वहीं लिखला वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर, आपको ध्यान रखना जो समुद्र जो तल है अगर वह 2 मीटर ऊंचा उठ जाता है तो बांग्लादेश बच्चों जितने ज़्यादा समुद्री जो साइड में जितने सारे जो देश है उन देशों के लिए क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। इसीलिए लिखना चाह रहा वैश्विक ताप वृद्धि से अगर समुद्र तल अगर 2 मीटर ऊंचा उठ जाता है तो बांग्लादेश का बच्चों 20% जो हिस्सा हुआ क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। 20% जो हिस्सा बच्चों क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। कब, जब समुद्र तल का 2 मीटर अगर ऊंचा उठ जाता है जिसके कारण से बांग्लादेश बच्चों 20% क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। ध्यान रखने के लिए ज़्यादा खतरनाक है जो समुद्र तल के आसपास जो देश है उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा
खतरनाक है। जैसे कि बच्चों बांग्लादेश का 20% क्या होगा, हिस्सा डूब जाएगा और पूरा जो मालदीव है बच्चों वो क्या होगा, पूरे सागर में समा जाएगा। पूरे क्या होगा, मालदीव जो होगा बच्चों वो डूब जाएगा और साथ साथ जो थाईलैंड का 50% जो आबादी वो भी क्या होगा, उसको खतरा पहुंचेगा। तो बोलना चला ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग में आपको ध्यान रखना जो वायुमंडल का क्या होता है, दिन पर दिन टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते चला जाता है, जिसके कारण से अगर समुद्र तल का 2 मीटर ऊंचा उठ जाता है तो बांग्लादेश का बच्चों 20% क्या होगा, हिस्सा डूब जाएगा तथा पूरा मालदीव क्या हो जाएगा, समुद्र तल में समा जाएगा। मतलब पूरा जो मालदीव है डूब जाएगा और साथ साथ जो थाईलैंड का 50% जो आबादी है उसको भी क्या हो जाएगा, खतरा पहुंचेगा। किसके वजह से बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग बच्चों उन सभी चीज़ों को बताया जा रहा है इसमें कि जो भी देश समुद्र तल के आसपास है उन सभी को क्या होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है तो उस टेम्परेचर बढ़ने के वजह को कम करने के लिए बच्चों क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया है। बेसिकली बोलना ही चाह रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है तो उस टेम्परेचर को कम करने के लिए बच्चों जो लाया गया वह क्या लाया गया, क्योटो प्रोटोकॉल। तो ध्यान से समझना बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, जो भी वायुमंडल में जो टेम्परेचर दिन पर दिन जो बढ़ते जा रहा है उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या लाया गया बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया है। ध्यान से समझना बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग पे नियंत्रण रखने हेतु ग्रीन हाउस गैस, बच्चों ग्रीन हाउस गैस में 2 गैस का नाम आपको ध्यान से रखना है। ग्लोबल वार्मिंग में जो गैस होता है बच्चों CFC होता है। क्या होता है, पहला जो गैस है CFC, दूसरा गैस जो है आपको CO2 याद करना है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है बच्चों, CFC का जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इसका अगर फार्मूला पूछेगा तो इसका होता है बच्चों CCl4 होता है। क्या होता है, CCl4 होता है। और इसमें 2 गैस का आपको नाम ध्यान रखना। क्योटो प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग का मतलब टेम्परेचर पे नियंत्रण रखने हेतु ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। बेसिकली जो बच्चों टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का जो रीजन है बच्चों, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा रिलीज होता है बच्चों फैक्ट्री में, और साथ साथ AC के वजह से क्या होता है, ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है जिसके कारण से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। उस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या लाया गया बच्चों, क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। इसीलिए हम बोलना चाह रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल में ग्लोबल वार्मिंग पे नियंत्रण रखने हेतु ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करने के संबंध में बच्चों क्या दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया। ग्रीन हाउस गैस में आपको 2 गैस का नाम याद रखना, CFC, दूसरा गैस का नाम है CO2। CFC का फुल फॉर्म होता है बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें बेसिकली क्या गया बच्चों, इस गैस को कम करने के लिए क्या दिया बच्चों, दिशा निर्देश क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों 1997 में, डेट को ध्यान रखना, 1997 में इस क्योटो प्रोटोकॉल में 160 देशों ने मिलकर क्या किया बच्चों, हस्ताक्षर किया, जिसमें भारत भी क्या है, शामिल है। डेट को बच्चों बारीकी से याद करना, 1997 में इस क्योटो प्रोटोकॉल में 160 देशों ने क्या किया बच्चों, मिलकर हस्ताक्षर किया, जिसमें भारत भी क्या है, शामिल है। नेक्स्ट जो अपारंपरिक धारणा में आता है बच्चों आतंकवाद। क्या होता है आतंकवाद, आतंकवाद को बारीकी से समझना है। आतंकवाद से हमारा अभिप्राय है राजनीति क्या करता है बच्चों, खून खराबे से है। जो आतंकवाद का जो अभिप्राय होता है बच्चों, राजनीति क्या करना, खून खराबे से है। आतंकवादी घटनाओं में हवाई जहाज को क्या कर लेता है बच्चों, हाईजैक कर लेता है। जो आतंकवादी घटना में क्या होता है बच्चों, हवाई जहाज को क्या कर लेता है, हाईजैक कर लेता है, तथा रेलवे स्टेशन तथा भीड़ भाड़ वाले जगह पे क्या करते, बम धमाके करना प्रमुख क्या होता है बच्चों, आतंकवादी के अंदर आता है। तो आतंकवादी में क्या होता है बच्चों, राजनीति खून खराबे इसके अंतर्गत शामिल है, या इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, हवाई जहाज को हाईजैक कर लेना तथा रेलवे स्टेशन तथा भीड़ भाड़ वाले जगहों पे क्या करना बच्चों, बम धमाके करना। ये सभी जो कारण है बच्चों किसके वजह से होता है, आतंकवाद के कारण से होता है। नेक्स्ट बच्चों जो अपारंपरिक धारणा के अंदर आता है वैश्विक निर्धारणता, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। वैश्विक निर्धारणता होता क्या है, आगे आने वाले समय में देशों के बीच असमानताएं और अधिक बढ़ जाएगी। बोलना चाह रहा बच्चों, आने वाले समय में जो देशों के बीच जो असमानताएं हैं वह और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जिस देश की जनसंख्या कम है और प्रति व्यक्ति आय अधिक है वह तेजी से क्या करेगा, विकास करेगा। बोलना चाह रहा बच्चों, जिस देश की जनसंख्या अगर कम है, बोलना चाह रहा जिस देश की जनसंख्या अगर कम है और साथ साथ प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक है तो वह देश जो क्या होगा, तेजी से विकास करेगा। लेकिन
जिस देश की जनसंख्या अगर अधिक है और प्रति व्यक्ति अगर आय कम है तो वह देश और ज़्यादा क्या होते चला जाएगा, गरीब होते चला जाएगा। बोलना चाह रहा बच्चों, आने वाले जो समय में जो दो देशों के बीच जो असमानताएं और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने का रीजन बताया जा रहा है कि जिस देश की अगर जनसंख्या बच्चों कम है, बोलना चाह रहा है जिस देश की अगर जनसंख्या कम है और साथ साथ क्या प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा है तो वह देश तो क्या होगा, तेज़ी से विकास करेगा। लेकिन जिस देश की जनसंख्या अगर अधिक है और प्रति व्यक्ति अगर आय बहुत कम है, जिसके कारण से और अधिक क्या हो जाएगा, वह देश गरीब होते चला जाएगा, जिसके कारण से दो देशों के बीच असमानताएं आने वाले समय में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो अपारंपरिक धारणा के अंदर आता बच्चों, अप्रवासी। क्या आता? अप्रवासी। अप्रवासी क्या होता है बच्चों? जो लोग अपने मर्जी से अपने रोजी रोटी के तलाश में या तो देश के अंदर या देश को छोड़ देते हैं, वह क्या कहलाते हैं बच्चों? अप्रवासी कहलाते हैं। अप्रवासी में बच्चों जबरन नहीं भेजा जाता, वो अपने रोजी रोटी के तलाश में या खुद अपने मर्जी से क्या करते बच्चों, देश के एक जगह से दूसरे जगह या देश को छोड़ देते हैं, वह क्या कहलाते हैं बच्चों? अप्रवासी कहलाते हैं। लेकिन जो शरणार्थी बच्चों बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, अपने मर्जी से जाता है। ध्यान रखना बच्चों, अप्रवासी में क्या होता है, अपने मर्जी से जाता है, जबकि शरणार्थी में क्या होता है, जो लोग मजबूरी में, ध्यान रखना बच्चों, जो लोग मजबूरी में देश को छोड़ देते हैं, ऐसे लोग बच्चों जो किसी मजबूरी की वजह से अपने देश को छोड़ देते हैं, वह सभी लोग क्या कहलाते हैं बच्चों? शरणार्थी कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश के बहुत सारे जो जनता भारत में आ गई थी, तो क्योंकि वहाँ पे बच्चों पश्चिमी जो पाकिस्तान था वह पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर दबदबा था, जिसके कारण से 80 लाख जनता बच्चों कहाँ पे आ गई थी, भारत में आ गई थी। जितने सारे जनता बच्चों बांग्लादेश से बच्चों जो भारत में आए थे, वह सभी क्या कहलाएंगे? शरणार्थी कहलाएंगे, क्योंकि सभी लोग बच्चों मजबूरी में आए थे। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना बच्चों, युद्ध की वजह से आते हैं, आपदा की वजह से आते हैं, राजनीति कोई संकट हो गया जिसके कारण से लोग क्या करते हैं, अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? शरणार्थी कहलाते हैं। शरणार्थी में बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, मजबूरी में क्या करते हैं, देश को छोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अपारंपरिक धारणा के अंदर बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या को बच्चों बारीकी से समझना है। विश्व की जो जनसंख्या है वर्तमान में कितना बच्चों? 800 करोड़ है। पूछेगा विश्व में बच्चों जो जनसंख्या है वर्तमान में कितना है? 800 करोड़ है। कितना बच्चों? 800 करोड़ है। और यह आंकड़ा एक के मध्य में कितना हो जाएगा बच्चों? 1000 करोड़ हो जाएगा। बोलना चाह रहा है विश्व की जो जनसंख्या बच्चों अभी वर्तमान समय में 800 करोड़ है, और यह आंकड़ा 21 सदी के जो मध्य है बच्चों, मध्य का मतलब बीच तक कहाँ कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ हो जाएगा। विश्व की बच्चों जो कुल जो जनसंख्या वृद्धि का 50% जो बच्चों 6 देशों के अंदर आता है। विश्व के जितना जनसंख्या बच्चों, उस जनसंख्या का जितना 50% जो भाग है वह 6 देश से आते हैं। कौन कौन सा देश है बच्चों? तो भारत आते हैं, चीन आते हैं, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश बचा गए 400 करोड़। 50% अभी कितना? 800 को अगर आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 करोड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान से समझना है, विश्व की जो जनसंख्या वर्तमान में कितना है? 800 करोड़ है। यह आंकड़ा 21 सदी के जो मध्य हो जाएगा बच्चों 1000 करोड़ हो जाएगा। और विश्व की जो कुल जनसंख्या जितना जो वृद्धि है बच्चों 50% जो हिस्सा है वह कितने देशों से है? 6 देशों से है। अगर 6 देश का नाम पूछता है तो इसका आंसर जाएगा भारत, चाइना, नाइजीरिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में बच्चों कितने जनसंख्या? तो आपको ध्यान से समझना 400 करोड़ बच्चों 6 देशों से मिलकर आते हैं। और टोटल बच्चों वर्तमान समय में अगर पॉपुलेशन पूछेगा, जनसंख्या पूछेगा तो कितना है? 800 करोड़ है। अनुमान के अनुसार अगले 50 सालों में विश्व के सबसे गरीब देशों में जनसंख्या 3 गुना बढ़ जाएगा। बोलना चाह रहा, अनुमान लगाया जा रहा बच्चों 50 साल में विश्व के सबसे जो गरीब देश है उसमें जनसंख्या कितना गुना बढ़ जाएगा बच्चों? 3 गुना बढ़ जाएगा। जो भी देश बच्चों गरीब है उसमें अनुमान लगाया जा रहा 50 साल के अंदर में उसमें जितना जनसंख्या उस जनसंख्या का 3 गुना और क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस अवधि में अनेक धनी देशों की जनसंख्या घट जाएगी, और क्या होगा? जो धनी जो देश है उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। आगे लिखना चाह रहा, विश्व का जो सबसे ज़्यादा संघर्ष कहाँ पे होता है बच्चों? अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण देशों में है। बोलना चाह रहा बच्चों, जो विश्व का सबसे ज़्यादा जो संघर्ष है, संघर्ष कहाँ होता है? गरीब से गरीबी के सेंस में बोलना चाह रहा है। अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में क्या है? स्थित है।
और यह इलाका दुनिया का सबसे कहा बच्चों गरीब इलाका। अगर पेपर में पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा गरीब इलाका कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में है, वहीं पे क्या होता है विश्व के सबसे गरीब जनसंख्या, सबसे गरीब इलाका कहाँ पे है बच्चों, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिण भाग में जो लोग हैं बच्चों बहुत ज़्यादा गरीब है। विश्व का सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग कहाँ पे रहते हैं बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल के दक्षिण जो देश है वहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, मानव अधिकार क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। मानव अधिकार किसे कहते हैं? मानव अधिकार वैसे अधिकार है जो हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम क्या है मनुष्य। बोलना चाह रहा बच्चों, मानव अधिकार वैसे अधिकार है जो हमारे पास इसलिए है क्योंकि हम क्या है मनुष्य है। आगे लिखा है इसमें हम क्या नहीं देखते बच्चों, राष्ट्रीयता को नहीं देखते हैं, लिंग को नहीं देखते हैं, या जातीय मूल को नहीं देखते हैं, रंग को नहीं देखते हैं, किसी भी धर्म को नहीं देखते हैं, भाषा को नहीं देखते हैं। अन्य स्थिति को परवाह किए बिना हम सभी के लिए क्या होता है सार्वभौमिक अधिकार है। इसमें बच्चों हम किसको किसको नहीं देखते हैं, तो बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हम राष्ट्रीयता को नहीं देखते हैं, लिंग को नहीं देखते हैं, जातीय मूल को नहीं देखते हैं, रंग को नहीं देखते, धर्म को नहीं देखते, भाषा को नहीं देखते, अन्य स्थिति को परवाह, किसी भी जितने सारे जो अन्य स्थिति है उसको परवाह किए बिना हम सभी क्या करते हैं सार्वभौमिक अधिकार को लेते हैं, वही क्या बच्चों मानव अधिकार होता है। तो मानव अधिकार को 3 श्रेणियों में बांटा गया। मानव अधिकार को पूछेगा कितने श्रेणियों में बांटा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला कोटि है बच्चों राजनीतिक अधिकार की है। पहला जो कोटि में क्या बच्चों राजनीतिक अधिकारों की है, जिसमें क्या बच्चों अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचार को आप किसी के सामने क्या कर सकते हो रख सकते हो, और क्या कर सकते हो साझा करने की क्या है पूरी आज़ादी है। तो पहला कोटि में बच्चों राजनीतिक अधिकार है। पहला कोटि में क्या है राजनीतिक अधिकार है, जिसमें क्या कर सकते हैं अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को किसी दूसरे के सामने क्या कर सकते हो रख सकते हो, और साथ साथ क्या कर सकते हो साझा करने की पूरी आज़ादी है। किसमें बच्चों पहला कोटि में। दूसरा कोटि में आपको ध्यान रखना आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से। दूसरा कोटि में क्या बच्चों आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से है। तीसरा कोटि में आपको ध्यान रखना उपनिवेशकृत जनता, जो भी बच्चों देश जो गुलाम है उसके सेंस में बोलना चाह रहा है, जैसे कि बच्चों भारत ब्रिटेन का क्या था गुलाम था, अथवा जातीय मूलवासी या अल्पसंख्यक का क्या जो अधिकार होते हैं सभी क्या तीसरे कोटि में रखा गया हुआ। जो भी बच्चों जो अधिकार है, अगर कोई देश गुलाम हो भी जाता फिर भी जो मानव अधिकार है उसको हम छीन नहीं सकते हैं, या जिस देश में बच्चों जिसका जो जनसंख्या कम है उसके अधिकार को क्या कर सकते हैं आप छीन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा हुआ महामारी किसे कहते हैं। ध्यान से बच्चों आंसर को समझना है। 2003 में पूरे विश्व में 4 करोड़ लोगों में क्या था बच्चों HIV एड्स से क्या होता संक्रमित हो चुका था। इसमें 2/3 जो लोग थे बच्चों अफ्रीका में रहते थे। 4 करोड़ में बच्चों 2/3 जो भाग थे 2/3 जो भाग थे वह कहाँ पे संक्रमित थे, तो अफ्रीका में संक्रमित थे। अतः 50% का तो जो दक्षिण एशिया में थे। बोलना चाह रहा 2003 में पूरे विश्व में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से क्या थे संक्रमित हो चुके थे। आगे लिखा इसमें 2/3 लोग कहाँ पे थे बच्चों अफ्रीका में थे, 50% जो भाग था कहाँ थे दक्षिण एशिया में था। दक्षिण अफ्रीका देशों में HIV एड्स से गंभीर खतरा था। बोला दक्षिण अफ्रीका में जो देशों में बच्चों HIV जो एड्स था उसमें गंभीर खतरा था, क्योंकि यहाँ हर 6 वयस्क व्यक्तियों में से बच्चों 6 व्यक्ति को अगर टेस्ट किया जाता था, उस टेस्ट में बच्चों एक वयस्क को क्या होता था बच्चों HIV एड्स होता था। वही बोलना चाह रहा है क्योंकि यह हर 6 वयस्क व्यक्तियों में एक HIV एड्स से क्या था संक्रमित है। इसका मतलब है बच्चों 6 अगर वयस्क को अगर टेस्ट किया जाता था तो उसमें एक व्यक्ति क्या था बच्चों HIV एड्स से क्या था संक्रमित था। यह बात कहाँ का है बच्चों, तो आपको ध्यान समझना यह बात बच्चों कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का बात हो रहा है। उसी तरीके से बच्चों एक जगह का नाम को ध्यान रखना है बोत्सवाना। क्या जगह का नाम बच्चों बोत्सवाना की हालत सबसे ज़्यादा खराब था। बोत्सवाना बच्चों एक जगह का नाम है जो आपको याद रखना है कि बोत्सवाना का जो हालत था सबसे ज़्यादा खराब था, क्योंकि वहाँ 3 वयस्क व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्या हो गया था HIV एड्स हो गया था। यहाँ पे बच्चों 3 अगर व्यक्ति को टेस्ट करते थे जिसमें एक व्यक्ति को क्या हो जाता था HIV एड्स हुआ करता था। HIV का फुल फॉर्म आपको ध्यान होता है बच्चों ह्यूमन इम्यूनो वायरस। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों
क्वेश्चन नंबर 14 जो है पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का सबसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा जाए तो बच्चों सबसे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा हुआ भारत की सुरक्षा रणनीति क्या। भारत के बच्चों को सुरक्षा करना तो उसका क्या क्या रणनीति को अपनाना पड़ेगा, उस रणनीति को इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। भारत की सुरक्षा नीति के बच्चों 4 बड़े घटक है। बोलना चाह रहा बच्चों भारत का जो सुरक्षा नीति के कितने बड़े घटक है, तो 4 बड़े घटक है। चारों के बारे में बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहला घटक में बच्चों जो लिखा हुआ है उसमें आपको ध्यान रखना, पहला जो घटक में 4 घटक में बच्चों पहला जो घटक है उसमें क्या है, सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। पहला बच्चों भारत की सुरक्षा रणनीति में पहला घटक क्या है, जिसमें पहला घटक में लिखा हुआ जो सैन्य क्षमता को क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्योंकि भारत पे पड़ोसी देशों से हमले होते रहते। भारत के बच्चों जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों से बार बार क्या होता था, हमला होते रहता है। जैसे कि बच्चों पाकिस्तान में से 4 बार लड़ाई हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच बच्चों कितने बार लड़ाई हो रखा है, तो 4 बार हो रखा है। पहला जो लड़ाई हुआ था बच्चों 1947 से 48 तक हुआ था, जबकि दूसरा लड़ाई बच्चों 1965 में हुआ था, तीसरा जो लड़ाई हुआ था 1971 में, चौथा जो लड़ाई हुआ था 1999 में हुआ था। इसीलिए बोलना चाह रहा पहला घटक में सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत पे पड़ोसी देशों से हमले होते रहते। भारत पे बच्चों जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों से हमला होते रहते हैं। जबकि बच्चों पाकिस्तान के साथ 4 बार हमला हुआ है। कब कब हुआ, पाकिस्तान के साथ बच्चों जो लड़ाई हुआ भारत का 4 बार हुआ। कब कब हुआ था, 1947 से 1948 तक हुआ था। दूसरा जो लड़ाई हुआ था बच्चों 1965 में हुआ था, जबकि तीसरा लड़ाई 1971 में, और चौथा जो लड़ाई हुआ था बच्चों 1999 में हुआ था। तथा चाइना के साथ बच्चों 1962 में हुआ था। चाइना के साथ बच्चों एक बार ही लड़ाई हुआ था, कब हुआ था, 1962 में हुआ था। भारत पे हमला किया, इसीलिए बच्चों सैन्य क्षमता को बढ़ाना यह पहला क्या घटक है। इसी कारण से बच्चों जो पहला काम है सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। दूसरा घटक में आपको ध्यान से समझना बच्चों, पहला घटक तो समझ में आ गया कि सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो पड़ोसी देशों से बार बार लड़ाई होता है, जिसके कारण से बच्चों सैन्य क्षमता को बढ़ाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कितने बार लड़ाई हुआ बच्चों, 4 बार लड़ाई हुआ, जबकि भारत और चाइना के बीच एक बार हुआ। और कब हुआ था, तो 1962 में। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों दूसरा घटक। दूसरा घटक में लिखा हुआ अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे तथा संस्थाओं को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। बोलना चाह रहा बच्चों अपने सुरक्षा हितों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे है बच्चों या संस्था को क्या करना चाहिए, संस्था को मजबूत करना चाहिए। भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे बच्चों, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है नेहरू जी, ने निशस्त्रीकरण के प्रयासों को अपनाया। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है बच्चों कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिसको आप बना नहीं सकते हैं, तथा गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया, जो बच्चों 2 महाशक्ति अमेरिका तथा सोवियत संघ के प्रभाव से बचने के लिए एकमात्र तीसरा विकल्प था। अब समझाते बच्चों, जब युद्ध चल रहा था बच्चों, शीत युद्ध कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर 1991 तक चला था। उसमें क्या हुआ था बच्चों, देश 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नाम था बच्चों सोवियत संघ, दूसरे गुट का नाम था अमेरिका। तो भारत ने बच्चों ना अमेरिका को अपनाया, ना किसको अपनाया, सोवियत संघ को अपनाया। उसने क्या किया बच्चों, गुट निरपेक्षता को अपनाया, जिसमें कोई भी देश बच्चों अगर सोवियत संघ में शामिल नहीं होता है और साथ साथ अमेरिका में शामिल नहीं होता, वह देश किसको अपना बच्चों, गुट निरपेक्षता को अपनाया, जिसको बोला गया बच्चों तीसरी दुनिया। इसका क्या था, जब पूरा विश्व बच्चों 2 गुटों में बट गया था। एक गुट का नाम था अमेरिका, दूसरे गुट का नाम था सोवियत संघ। तो भारत ने बच्चों दोनों गुटों में से किसी गुट में शामिल नहीं हुआ, और तीसरा जो ग्रुप था बच्चों गुट निरपेक्षता था। भारत ने किसको अपनाया बच्चों, गुट निरपेक्षता को अपना। गुट निरपेक्षता में होता है कि जो भी देश बच्चों सोवियत संघ साथ साथ अमेरिका में से किसी भी गुट में अगर शामिल नहीं हुआ, वह क्या कहलाया बच्चों, गुट निरपेक्षता की नीति कहलाया, और तीसरी दुनिया भी कहलाया। वही इसमें लिखना चाह रहा, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जिनका नाम आपको ध्यान रखना, नेहरू जी ने निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कुछ ऐसे हथियार होता है जिसको आप बना नहीं सकते, उसको क्या किए, जो प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, अपनाया, तथा गुट निरपेक्षता की नीति को भी अपना। गुट निरपेक्षता होता क्या बच्चों, जब विश्व 2 महाशक्ति के रूप में बटा था, जिसमें पहला जो था बच्चों अमेरिका था, दूसरा क्या था, सोवियत संघ था, के प्रभाव से बचने के लिए एकमात्र तीसरा विकल्प क्या था बच्चों, गुट निरपेक्षता था। आप पढ़ेंगे बच्चों तीसरा घटक। तीसरा घटक में आपको ध्यान रखना, देश के आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। बोलना चाह रहा देश के जो आंतरिक सुरक्षा के समस्याओं से निपटने की तैयारी, जैसे बच्चों नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, पंजाब तथा कश्मीर जैसे क्षेत्रों से कई उग्रवादी समूहों ने समय समय पे क्या किया बच्चों, इन राज्यों को भारत से अलग करने की कोशिश की।
अलग करने की बच्चों कड़ी कोशिश की, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया। बोलना चाह रहा बच्चों तीसरा घटक में कि देश के आंतरिक सुरक्षा समस्या से निपटने की तैयारी में जैसे नागालैंड हो गया बच्चों, मिजोरम हो गया, पंजाब हो गया, कश्मीर जैसे क्षेत्रों में उग्रवादी समूह ने समय समय पर राज्यों को भारत से अलग करने की कड़ी कोशिश की, लेकिन भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए तथा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था किया, जिसके कारण से बच्चों उग्रवादी का जो संगठन था वह भारत के राज्यों को तोड़ नहीं पाया। समझना है, भारत में अर्थव्यवस्था को इस प्रकार विकसित करना है जिसमें पूरे देश के नागरिक को गरीबी से क्या मिलना चाहिए, जो छुटकारा मिलना चाहिए, तथा नागरिकों के बीच जो आर्थिक जो असमानता है वो अधिक न हो पाए, जितना कम हो जाए वो चलेगा। तो वही बोलना चाह रहा बच्चों, भारत में अर्थव्यवस्था को आप इस प्रकार विकसित करना चाहिए ताकि जिसमें पूरे देश के नागरिक गरीब छुटकारा पाए तथा नागरिकों के बीच जो आर्थिक असमानता है वो बहुत कम हो। भारत की सुरक्षा रणनीति को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम लोग जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है। आज इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग जरूरत है। बोलना चाह रहा बच्चों, आज इंसान के जीवन में अनेक प्रकार के खतरे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए जो आपसी सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हर जगह हर खतरे में सैन्य कार्रवाई से समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। बोला हर जो प्रॉब्लम बच्चों, हर प्रॉब्लम में आप सैन्य के हेल्प से क्या कर सकते हो, उस खतरे से निपट नहीं सकते हैं। वही बोलना चाह रहा है, हर खतरे में सैन्य कार्रवाई से समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। आतंकवाद तथा मानव अधिकार की रक्षा में, बोलना चाह रहा हूँ, आतंकवाद जैसे मानव अधिकार की रक्षा में सैन्य शक्ति भले जरूरत है। बोलना चाह रहा बच्चों, जैसे हो गया आतंकवाद हो गया मानव अधिकार, उसमें क्या कर सकते हैं, सैन्य शक्ति के भले ज़रूरत है, लेकिन गरीबी मिटाने, अप्रवासी हो गया, शरणार्थी हो गया, महामारी, इन समस्याओं का हल सैन्य शक्ति से नहीं निकाला जा सकता। बोलना चाह रहा बच्चों, जैसे कि जो आतंकवाद का जो समस्या हो गया, मानव अधिकार के जो समस्या, इन समस्याओं को निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सैन्य शक्ति का यूज कर सकते हैं। लेकिन हो गया बच्चों गरीबी मिटाने के लिए, अप्रवासी, शरणार्थी, महामारी, इन समस्याओं को जो हल है वह सैन्य शक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। अधिकांश मामले में सैन्य बल का प्रयोग से मामला क्या होता, बिगड़ जाता। बोला अधिकांश जो मामला होता बच्चों, उस अधिकांश मामले में सैन्य बल के प्रयोग से मामला क्या होता, बिगड़ जाता। अगर बच्चों आप सैन्य बल का प्रयोग करेंगे तो जो मामला है और क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ऐसे में ज़्यादा प्रभावी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीति तैयार किया जाए तथा उस सहयोग होना चाहिए जो द्विपक्षीय, दो देशों के बीच जो सहयोग होता है उसको बोलते हैं द्विपक्षीय या महादेशीय। बहुत सारे देश इसके अंदर है, या क्षेत्रीय स्तर पे या वैश्विक स्तर पे भी हो सकता है। जो सहयोग होना चाहिए बच्चों, सहयोग किस तरीके का हो सकता है, द्विपक्षीय का मतलब दो देशों के बीच भी हो सकता है, महादेशीय मतलब बहुत सारे देशों के बीच हो सकता है, क्षेत्रीय हो सकता है, या वैश्विक स्तर पर भी क्या हो सकता है बच्चों, सहयोग हो सकता है। जैसे बहुत ऐसे जो मुल्क है बच्चों, सहयोग मुल्क के जो सुरक्षा के अलावा, जैसे यूएनओ है बच्चों, वह क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है, WHO हो गया, WB जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, NGO आदि क्या है, वह भी बच्चों सहयोग मूलक सुरक्षा के अलावा क्या करती है, काम करती है। सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में बल का प्रयोग किया जा सकता है। बोलना चाह रहा बच्चों, सहयोग मूलक सुरक्षा में भी अंतिम उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, बल का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उन सरकारों से निपटने के लिए बल का प्रयोग करने के लिए अनुमति दी जाती है जो अपने ही जनता को क्या करती है, मारती है। बोलना चाह रहा बच्चों, इसमें सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम जो उपाय है उस किसके रूप में दिया जाता है, बल के प्रयोग में किया जा सकता। कब, जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उन सरकारों से निपटने के लिए बल का प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है जो अपने ही जनता को क्या कर रही है, मार रही है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 7 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।